नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान और जीके चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दिन की शुरुआत करते हैं भगवान महाकालेश्वर और माँ बगलामुखी के मंगलमय दर्शन से। हाल ही में सरकार ने किसान हित में 2 बड़े फैसले किए हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसले की जानकारी देते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि डीएपी खाद का भाव 1200 रुपये प्रति बोरी ही रहेगा। इसके लिए सरकार ने खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी बढ़ा दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसान भाइयों के हित में समर्थन मूल्य पर चना खरीदी की अंतिम तिथि 5 जून तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। किसान भाई अब 5 जून तक समर्थन मूल्य पर अपना चना बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सरकार के द्वारा खाद सब्सिडी बढ़ाने का जो फैसला है वह ऐतिहासिक है और किसान हितैषी है। डीएपी खाद पर सब्सिडी 140% तक बढ़ा दी गई है। किसानों को अब डीएपी पर 500 रुपये प्रति बोरी के बजाय 1200 रुपये प्रति बोरी की सब्सिडी मिलेगी। किसानों को डीएपी का एक बैग जिसकी लागत आती है 2400 रुपये वह 1200 रुपये में ही मिलता रहेगा। सरकार इस सब्सिडी के लिए 14,775 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करेगी। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिले, प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं। बीपीएल पात्रता पर्ची नहीं होगी फिर भी राशन मिलेगा। प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की 25 पात्रता श्रेणियों के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को निःशुल्क खाद्यान्न का लाभ दिया जाए। पात्रता पर्ची, आधार कार्ड आदि प्रमाण पत्र न होने पर स्व सत्यापित प्रमाण पत्र के आधार पर पात्र हितग्राही को खाद्यान्न वितरण किया जाए। हितग्राहियों के सत्यापन और पात्रता पर्ची जारी करने और छूटे हुए हितग्राहियों के सत्यापन में एनएफएसए 2013 के अंतर्गत निर्धारित 24 श्रेणियों के पात्रता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध न होने पर हितग्राही द्वारा संबंधित श्रेणी में होने का आवेदन सह घोषणा पत्र स्थानीय निकाय में प्रस्तुत करना होगा। स्थानीय निकाय द्वारा आवेदन सह घोषणा पत्र के पर्याप्त प्रिंट या छाया प्रति पंचायत एवं वार्ड कार्यालय में उपलब्ध कराए जाएंगे। स्थानीय निकाय में प्राप्त आवेदन सह घोषणा पत्रों की पंजी संधारित की जाएगी। परिवार की समग्र आईडी होना अनिवार्य है, लेकिन यदि परिवार की समग्र आईडी जारी नहीं हुई है तो उसी समेत स्थानीय निकाय के द्वारा समग्र परिवार आईडी निर्मित की जाएगी। विस्तार से इन 25 श्रेणियों के बारे में आपको जानकारी देंगे आगे, लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में जो बड़ी घोषणा उज्जैन से की है। राशन का वितरण पर्याप्त मात्रा में हमने सुनिश्चित किया है। ये ढंग से राशन का वितरण हो जाए, ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी भी ध्यान दें। कोरोना के साथ और भी गम है जमाने में, बाकी लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं कि जिनका जनता कर्फ्यू के कारण जीवन यापन में हमको सहयोग करना पड़ेगा। तो ये राशन ढंग से पहुंच जाए, ये आपकी जवाबदारी है। अभी हमने शहरी स्ट्रीट वेंडर के खाते में पैसा डाला था, परसों मैं ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर के खाते में पैसा डाल रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं वे पात्र परिवारों की श्रेणियां जिसके तहत आप बिना बीपीएल पात्रता पर्ची के भी राशन ले पाएंगे। ये श्रेणियां आप देख लीजिए। पात्र परिवारों में अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों के साथ साथ प्राथमिकता परिवार के रूप में 24 श्रेणियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। प्राथमिकता परिवार की श्रेणियों में न सिर्फ समस्त बीपीएल परिवार सम्मिलित किए गए, बल्कि 23 अन्य श्रेणियों के गैर बीपीएल परिवारों को भी सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल 25 श्रेणियों को पात्र परिवार की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है, जो कि यहाँ पर नीचे दिए हैं। पात्र परिवारों की श्रेणियों की बात करें तो पहली श्रेणी है अंत्योदय अन्न योजना के परिवार। उसके बाद में प्राथमिकता परिवारों में ये परिवार आते हैं जिनमें समस्त बीपीएल परिवार शामिल हैं। इसके अलावा समस्त ऐसे व्यक्ति जो मध्य प्रदेश भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं और उन पर आश्रित परिवार के सदस्य भी पात्र हैं खाद्यान्न पाने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत भूमिहीन खेतीहर मजदूर के रूप में पंजीकृत है और उन पर आश्रित परिवार के सदस्य भी राशन प्राप्त कर सकते हैं। साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना और हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति और उन पर आश्रित परिवार सदस्य भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही और उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों को भी राशन मिलेगा। अनाथ आश्रम, निराश्रित विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चे
और निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजनों को भी इसका लाभ मिलेगा। घरेलू कामकाजी महिलाएं भी मुफ्त में राशन की हकदार हैं। फेरी वाले यानी कि स्ट्रीट वेंडर, वनाधिकार पट्टेधारी, रेलवे में पंजीकृत कूली, मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल और तुलावटी, बंद पड़ी मिलों में जो पहले से नियोजित श्रमिक थे वे भी इस योजना के हितग्राही हैं। इसके अलावा बीडी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 के अंतर्गत परिचय पत्रधारी बीडी श्रमिक, समस्त भूमिहीन कोटवार, कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर और शिल्पी, केश शिल्पी या नाई, पंजीकृत बहुविकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति, HIV एड्स संक्रमित व्यक्ति जो कि स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना चाहते हो, मध्य प्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार। शर्त यह है कि वे प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के अधिकारी या कर्मचारी न हो और आयकर दाता न हो, यानी कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं वे भी इस योजना के तहत राशन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि भर्ती हुए या अन्य सफाई कर्मचारी हों। मध्य प्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार ये भी इस योजना के हितग्राही हो सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश में मत्स्य पालन करने वाले मछुआ सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत सदस्य और उनका परिवार भी इस योजना के तहत पात्र हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से वर्ष 2015-16 में जो परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनकी फसलों की प्राकृतिक आपदा से 50% या उससे अधिक क्षति हो, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रदेश के पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक या परिचालक भी इस योजना के हितग्राही हैं। साथ ही में विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जाति के परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो साथियों, यह जानकारी महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैंने इस न्यूज़ बुलेटिन के साथ में आपको बता दी है। यदि आपको जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो की लिंक जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। यह तो हमने श्रेणियाँ देख ली। यदि आप इन श्रेणियों में आते हैं तो संपर्क किससे करें? तो आपको संपर्क करना है अपने ग्राम पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक या फिर सरपंच से। वहाँ पर इस योजना के लाभ के लिए इन लोगों के पास फार्म उपलब्ध है। पर्याप्त फार्म पंचायतों में उपलब्ध कराने के निर्देश राज्य शासन की ओर से जारी किए गए हैं। तो आप फार्म जमा करें और इस योजना का लाभ उठाएं। 5 माह का जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, 3 माह का राज्य सरकार के द्वारा और 2 माह का केंद्र सरकार के द्वारा, इसका फायदा आप उठा सकते हैं। नर्सों में डालूंगा, भवन निर्माण कर्मकार मंडल के मजदूरों के खाते में पैसा, उसके 1 दिन में बाद डालूंगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के खाते में पैसा। ये इसलिए कि इन गरीबों की जिंदगी भी कोरोना काल में चलती रहे, तो उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना है। और मैंने बीच में ही कहा है, जैसा मंदसौर ने अच्छा प्रयोग किया कि बच्चों की पहचान के लिए मुझे उज्जैन में भी बताया कि उनने भी पहचान लिए जिनके अभिभावक नहीं है, माता पिता या अभिभावक, ऐसे बच्चे, तो उनको हमको पूरा सहयोग करना है। और मैं तो इसी हफ्ते उनके खाते में पेंशन की राशि का जितने नाम मिल जाएंगे प्रारंभ करना चाहता हूं। वैसे कर्मचारी साथी जिनका कर्तव्य का निर्वाह करते हुए स्वर्गवास हो गया, उनके लिए भी हमने अनुकंपा नियुक्ति की योजना भी बनाई है और अनुग्रह राशि की योजना भी बनाई है। तो उनकी भी सूची अगर जल्दी प्राप्त हो जाएगी तो उनको हम जल्दी उनके परिवार को राहत दे पाएंगे। मैं कोरोना वॉलंटियर अभियान को ढंग से हमको चलाते रहना है, क्योंकि समाज के सहयोग से ही हम कोरोना को कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं और कोई दूसरा हमारे पास रास्ता या माध्यम नहीं है। गांव की बाढ़ की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां भी ध्यान रखें। नंबर 1, अभी हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। ये कोरोना का वायरस अभी भी है और ये काबू में इसलिए हुआ है कि हमने कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है। कोई ये ना सोचे कि अब कोरोना खत्म हो रहा है, ये गलती हम में से कोई ना करे। कोरोना वायरस है और इसलिए इसको पूरी तरह से काबू में करना है। तो 31 मई तक का टारगेट हम लें, 31 मई का टारगेट हम लें कि हर जिले में, हमारे संभाग में हम 2-4 पॉजिटिव केस बचे तो बचे, नहीं तो बचने नहीं देंगे, 0 पे लेके आएंगे। हम सबका टारगेट होना चाहिए, टारगेट केवल जिलों का नहीं,
ये टारगेट हर गांव का होना चाहिए कि मेरे गांव में कोरोना नहीं है, मेरा गांव कोरोना मुक्त। मेरे गांव में 1, 2, 4 प्रकरण है पॉजिटिव, उनको मैं खत्म करूंगा, वो प्रकरण भी मेरे यहां नहीं रहेंगे। 0 कोरोना के पेशेंट हमको अपने गांव में करना है, अपने वार्ड में करना है। कोरोना मुक्त गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय करे, मेरा गांव कोरोना मुक्त, शहर में मेरा वार्ड कोरोना मुक्त, ये हमको करना पड़ेगा। और 31 से आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि जून में हमको चीजें खोलनी शुरू करनी है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे खेती बाड़ी बाकी चीजें कई काम शुरू करना है, आखिर दुनिया भी तो हमको चलानी है। इसलिए आज उज्जैन संभाग के सब जिले एक संकल्प करें कि 31 मई तक हम जी जान एक करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और जनता के सहयोग से अनुशासित आचरण करते हुए वो सारे उपायों का अवलंबन करेंगे कि हम कोरोना को लगभग 0 कर देंगे। इक्का दुक्का आ सकते हैं केस, अगर वो आए तो हम बाद में उनको कंट्रोल कर लेंगे। जब हम अनलॉक करेंगे तो वो भी वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, लेकिन उस समय अगर कोई प्रकरण आया तो उसके बाद भी मैं बाद में चर्चा करूंगा, कोरोना संक्रमण रोकने का व्यवहार जनता को करना पड़ेगा। एकदम निकल पड़े तो फिर बढ़ जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता उनको। तो नंबर 1 ये। नंबर 2 किल कोरोना अभियान। ये अभियान अभी भी चलेगा और जून में भी जारी रहेगा। ये कुंजी एक की है कोरोना को समाप्त करने की। हमारे यहां संकट क्यों बढ़ा? संकट हमारे लिए यहां इसलिए बढ़ा कि गांव में लोगों ने बताया ही नहीं, सर्दी बुखार जुकाम हो रहा है, आरएमपी डॉक्टर हो चाहे बंगाली डॉक्टर हो, वही इलाज कर रहा है, वही बाटल चढ़ा रहा है। और पता चला जब दम घुटने लगा, फेफड़े खराब हो गए, सांस लेते बनी नहीं, तो अस्पताल भगे। तब तक मामला इतना बिगड़ गया कि फेफड़े ही खराब हो गए, तो आसानी से इलाज नहीं हो सकता, तो ऑक्सीजन चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए। ये इसलिए बढ़े कि या तो पहचान नहीं पाए लोग या पहचान के भी छुपा लिया। लेकिन आज मैं कह सकता हूं आप सबके प्रयत्नों से कि अब जनता कॉन्फिडेंस में आ गई है, अब जनता आत्मविश्वास से भरी और उसको लगता है कि बता देना चाहिए। तो हमारा ये किल कोरोना चलते ही रहेगा। ये इसलिए ताकि अगर कोई सर्दी बुखार जुकाम खांसी वाले आए तो तुरंत हम उनको दवाइयों के किट दे सके, जरूरत पड़े तो होम आइसोलेशन कर सकें, उनके टेस्ट हम करा सकें, और जरूरत पड़े तो ब्लॉक में हमने इतनी अच्छी व्यवस्था खड़ी कर ली है कि वहां अस्पताल में एससीसी जो हमने कोविड केयर सेंटर बनाया उनमें ले जाए। तो ये दूसरी चीज किल कोरोना गांव में भी चलेगा। कुछ तो शहरों ने घर घर किया, उज्जैन में भी जैसे मुझे बताया हम तो घर घर कर रहे हैं, तो कस्बे शहर में भी घर घर किया जा सकता है। नहीं तो कोविड सहायता केंद्र पे आप गाड़ी घुमाओ, अनाउंसमेंट करे कि जरा भी सर्दी बुखार खांसी वाले भैया बताओ और यहाँ जांच कराओ, ये कोविड की दवाई खाओ और तत्काल स्वस्थ हो, कोई छुपाओ मत। दूसरी बात मेरी ये है, ये करना ही होगा और ये लगातार करते रहना पड़ेगा ताकि कोई केस आए तो तत्काल हम इलाज कर सकें, वो फैला ना पाए। नहीं आप जानते 1 से 10 में और 10 से 100 में। 31 मई तक इसलिए मैंने कहा कोई शादी विवाह नहीं, जून में हम लोग अनुमति देंगे ताकि जितने पेंडिंग मामले हैं शादी विवाह के उनको भी धीरे धीरे बहुत कम संख्या में हम कर सकें। तो किल कोरोना अभियान चलता रहेगा, ये नंबर 2। तीसरी चीज टेस्ट में एग्रेसिव टेस्टिंग करो, कोई टारगेट नहीं, खूब टेस्टिंग करो। क्या बिगड़ता है, ज्यादा से ज्यादा कहीं होगा तो पकड़ लेंगे और पकड़ के तुरंत कंटेन कर देंगे, इलाज कर देंगे। ये टेस्ट कम किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। सारे जिले साफ सुन ले, मैं कह रहा हूं कल हमने 73,000 टेस्ट करे, जितने पॉजिटिव केस है उससे कम 10 गुना टेस्ट होना चाहिए। उस हिसाब से तो हमको 50,000 ही करने थे, हमने 73,000 करे। और ज्यादा करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ रहा है तो मोबाइल गाड़ी घुमा के टेस्ट करो जी, कोई जरूरी थोड़ी कि आए तभी टेस्ट करें। तो ये अधिकतम टेस्ट, इससे हम पकड़ लेंगे चीज कहीं भी कुछ होगी तो, और संक्रमण की चेन हम तोड़ देंगे। मुझे लगता है कि इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। होम आइसोलेशन वालों की चिंता करो, आपने कहीं ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, फोन उनको बार बार जाते हैं और इसलिए होम आइसोलेशन में लोग ठीक हो रहे हैं। होम आइसोलेशन में योग से निरोग, होम आइसोलेशन में पैम्फलेट उनको देना, होम आइसोलेशन में उनकी पूछताछ, जरूरत पड़े तो कोविड केयर सेंटर में भर्ती करना,
और एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि जिनके घर छोटे हो और अभी भी पॉजिटिव केस तो निकल ही रहे, किसी जिले में 100 है, किसी में 62 है, किसी में 70 है, कहीं थोड़े ज्यादा है, कहीं थोड़े कम है, लेकिन ये केस तो निकल ही रहे। तो जिनके घर छोटे हो उनको कोविड केयर सेंटर में ले जाओ तुरंत, घर में मत रहने दो, नहीं बाकी को संक्रमित कर देंगे पूरे घर को। तो उसकी चिंता भी आप लोग करें। दवा का वितरण निरंतर चलता रहे। सर्दी जुकाम बुखार है तो टेस्ट की रिपोर्ट आने तक इंतजार मत करो, पहले ही दवाई का किट दे दो ताकि वो खाना शुरू कर दे तो संक्रमण फेफड़ों में ना घुस पाए, उसकी चिंता करो। इलाज के लिए मैं कह रहा हूं सारे जिला प्रशासन से, सांसद साथियों से, विधायक साथियों से, मंत्रीगणों से, हमको तीसरी लहर की तैयारी करनी है। वो छोटी आए बड़ी आए, ये वायरस जब तक है लहरें आती रहेंगी, इसलिए थर्ड वेव की तैयारी अभी से करनी है। आपने कई सुझाव दिए कि आईसीयू बेड बढ़ाएं, दूसरे बेड बढ़ाएं, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा करने में। अब हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जी जान से ध्यान देंगे। तीसरी लहर की तैयारी हम अभी से करेंगे। और दूसरी बात आपने कही है कि स्टाफ की कमी है। कल ही हमने 1015 सिस्टर्स की भर्ती करी है, 2000 की और हम करने वाले हैं, 800 डॉक्टर्स की करने वाले हैं। आपको मैंने छूट दी है कि यथासंभव अपने अपने जिले में जितना पैरामेडिकल स्टाफ उसकी भर्ती करो, पैसे की चिंता मत करो, हम इंतजाम और व्यवस्थाएं करेंगे। जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आने हैं उनमें सिटी स्कैन में थोड़ी देर लग रही है क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है, वो दूसरी कंपनियों की आएंगी, हम पीछे पड़े हैं, लेकिन सिटी स्कैन में थोड़ी देर हो सकती है। एक बात है ब्लैक फंगस के बारे में, ब्लैक फंगस के पेशेंट्स आज मध्य प्रदेश में 573 के आसपास हैं। मेरे पास हर जिले का हिसाब है, थोड़े और बढ़ सकते हैं। अब ये कल्पना नहीं थी कि एंटी फंगल इतने इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। मैं लगातार संपर्क में हूं, जितने इंजेक्शन मिल पाए, चाहे वो सन फार्मा के दिलीप सांघवी, उनसे बात करके फिर भारत सरकार ने अब तय कर लिया है कि वो वहीं से कोटा आवंटित करेंगे। आज या कल इंपोर्ट होकर इंजेक्शन आ रहे हैं, वो जैसे ही आते हैं हम उनको जिलों में भिजवाते हैं और उनका न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित कराएंगे। मैं लगातार संपर्क में हूं। बात करें मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी की, तो अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 20 मई की सुबह तक भारी वर्षा हो सकती है मध्य प्रदेश में। साथ ही में गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। यह जो चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है, इन जिलों के लिए जारी की है। ये जिले हैं सागर, ग्वालियर, चंबल, इन संभाग में आने वाले जिले। इसके अलावा नीमच, मंदसौर, शाजापुर, आगर, राजगढ़ और विदिशा जिलों में यहाँ पर कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है अगले 24 घंटे के दौरान, या गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना है। इन सभी जिलों की बात करें तो गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना है और तेज हवा चल सकती है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जिले हैं रायसेन, सीहोर, भोपाल, रतलाम, उज्जैन और देवास। इसके अलावा शहडोल, रीवा, जबलपुर, इंदौर और होशंगाबाद संभाग के जिलों में भी कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना है। साथ ही में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। बात करें आगामी मौसम के दृष्टिकोण की, तो 21 और 22 मई को अधिकतम तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।